हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। होली का दिन था, छुट्टियां ख़त्म हो गई। फिर से अब हम लोग ज़ोर शोर से रिवीजन पे भिड़ते हैं। तो हम लोग ने इडोटेरिया का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट टेस्ट ख़त्म किए और तीसरे का 1/2 यानी कि वो 1 से 50 तक ख़त्म किए। और सेकेंड टॉपिक उठा रहे हैं चैप्टर थर्ड का टेस्ट का थर्ड टेस्ट का सेकेंड टॉपिक। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, फिर भी रिवीजन करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से कि साइमन कमीशन के बारे में विचार करना है। तो क्या है कि ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने जॉनसन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करना और इसके बारे में सुझाव देने से था। या भारत में इसके विरोध को देखते हुए इरविन ने एक डोमिनियन स्टेट के डिमांड भी किया, ऐलान कर दिया। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी होगा। तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने, तो यहाँ लिबरल सरकार नहीं था, एक नई टोरी सरकार था। कौन सा था? टोरी सरकार थी, टोरी सरकार, लिबरल सरकार नहीं था। इसलिए हमारा एक तो गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और इसके बारे में सुझाव देना, बिल्कुल सही था। हमारा 2 सही होगा। भारत में इसके विरोध को देखते हुए इरविन ने डोमिनियन स्टेट का मांग किया था। ये बिल्कुल सही है, डोमिनियन स्टेट का मांग किया था, डिमांड किया था, क्योंकि 1928 को साइमन कमीशन आया तो इसके विरोध में जितने भी पार्टी था, चाहे कांग्रेस था या मुस्लिम लीग के था या जितने भी पार्टी थे, सभी ने साइमन गो बैक का नारा लगाया और इसको विरोध किया। इरविन ने इसको क्या कर दिया, एक डोमिनियन स्टेट का डिमांड कर दिया। अक्टूबर 1929 को कब किया था? अक्टूबर 1929 को। तो हमारा ये भी सही हो गया। तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 कहाँ पे? हमारा आंसर बी होगा। तो इसका आंसर 50 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो हम सब जानते हैं इरविन ने कब समझौता पर हस्ताक्षर किया। तब 5 मार्च 1931 को। बिल्कुल सही, 5 मार्च 1931 को। भारा विरोधी, एक क्वेश्चन है, भारा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारा विरोधी, तो यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, यह जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्ट ने किया था। या कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था। भाड़ा विरोधी आंदोलन का कांग्रेस ने। क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2, 3 या 1, 2, 3 सभी होगा। सोचिए क्या होगा। इसमें से 1 और 2 होगा। कांग्रेस ने खुलकर नहीं किया था, इसलिए 1 और 2 आंसर होगा। चलिए, तो अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था? सिंपल से कहते हैं कि फिक्की का कब हुआ था? 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे बात कर रहे हैं? महिलाओं से। गांधी जी के आह्वान पर के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका
भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। या कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से डी होगा, उपरोक्त से कोई नहीं। असत्य कथन है यानी कि इसमें गलत कोई नहीं है। असत्य कथन कोई नहीं है यानी कि गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, बिल्कुल सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना औरतों का असली कर्तव्य है और कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। इसमें असत्य कथन यानी कि इसमें से कोई नहीं है, बिल्कुल सही। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित और दलित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया था? अंबेडकर जी का यह दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन कब किया गया था? 1930 में किया था। 1930 में किया था। सन्यासी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? क्या कहता है? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अवनीश चंद्र घोष ने। इसका हुआ अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपनिवेश काल में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। असत्य कथन का चयन करना है। किसका चुनना है? असत्य कथन का। केवल एक दो दोनों या दोनों में से कोई नहीं होगा। इसका न एक होगा न दो होगा, दोनों के दोनों गलत है। 58 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? बम्बई, वर्धा, पुणे, कोलकाता। तो ये हुआ था वर्धा में। इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन क्या है? एक रोमन कैथोलिक संस्था है, एक प्रोटेस्टेंट संस्था है, चर्च के लिए कर वसूलने वाली संस्था है या राजद्रोहियों को सजा देने वाली संस्था है? ये एक रोमन कैथोलिक संस्था है। इंक्विजिशन क्या है? तो रोमन कैथोलिक संस्था है। नेक्स्ट है हमारा छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुने और पढ़ें। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये कथन किसका है? यह लुई सेबेस्टियन मर्सिए। कालक्रम को दिखाना है। कालक्रम में आप देख लेते हैं क्या है। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार। ऑफसेट प्रेस का निर्माण। बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप अरेंज करें कालानुसार। इसका आंसर ए होगा। 1 2 3 4। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, फिर बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ, फिर ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ, फिर बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ।
तुलसीदास को 16वीं सदी तुलसीदास को 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष हुआ? 1810 में हुआ था। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा? स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा? ये राम चड्ढा का लिखा हुआ है। राम चड्ढा का लिखा हुआ है स्त्री धर्म विचार। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं 64। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार का। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में, मेसोपोटामियाई का लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले लिया। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी। तो भैया हम सब जानते हैं मेसोपोटामिया की भाषा को सबसे पहले कि इसमें सत्य कथन कौन है। तो सत्य कथन कौन है, तब इसमें चुनते हैं सत्य कथन कौन सा है। सी होगा, केवल एक। मेसोपोटामियाई लोग को मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। तो ये हमारा सही है। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ले लिया। उनकी भाषाओं को पढ़ा जा सका, ये सब गलत है। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज के संबंध में, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, यानी कि सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से 1 2 और 3 सभी होगा। एकल परिवार का आदर्श था मेसोपोटामिया में। पितृसत्तात्मक हुआ करता था। उनके पिता का जो भी संपत्ति होता था उनके पुत्रों को मिलता था, इसलिए ये सारा के सारा सही होगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। मोहनजोदड़ो की तरह ही जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाज़ों से आती थी। अब इसमें असत्य कथन को चयन करना है। तो हमारा 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, ये कहीं से भी सही नहीं कर सकते कि जिस तरह हड़प्पा सभ्यता का नगर निगम सुदृढ़ था उस तरह ये नहीं था, क्योंकि यहाँ के सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी का तो ऐसा भी नहीं था। इसका जल निकासी का घर के आंगन, छतों का आंगन तरफ झुकाया जाता था, जो वर्षा के पानी डायरेक्ट आंगन में आता था और आंगन के हौज के द्वारा नालियों के बाहर जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो के तरह भी नहीं हुआ करता था, इसलिए ये भी गलत है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाज़ों से आती थी, ये सही है हमारा, क्योंकि ये जितने भी घर हुआ करता था उसको अंदर के तरफ खिड़कियाँ होती थी, दरवाज़ा होता था और उसी से घर के अंदर रोशनी जाता था। इसलिए हमारा कथन 1 और 2 गलत होगा। असत्य कथन की बात कर रहा है, तो 1 2 गलत है और 3 सही है। तो अब आते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोमन साम्राज्य,
रोमन साम्राज्य केवल एकल परिवार का चलन था। पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था। पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। सत्य कथन का चयन करना है, बताएं। सत्य कथन में 1, 2 और 3 सभी होगा। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रोमन अर्थव्यवस्था, जैतून का तेल निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तु थे। क्या रोमन में जैतून का तेल निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तु थे? इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन था। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें केवल 1 और 3 आंसर होगा, केवल 1 और 3 आंसर होगा। क्या कहता है? जैतून का तेल निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तु थी रोमन अर्थव्यवस्था में, और उस समय सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था भी थी। तो हमारा 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। क्लियर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केवल और केवल सी। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। क्लियर? अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन में मंगोलों से संबंधित यास क्या होता है? क्या कर रहा है? यास क्या है? तो भू राजस्व व्यवस्था, घोड़ों पर लगने वाला कर, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन, या मंगोल चरवाहों का वास्तविक निवास स्थल। यास क्या है? बताएं, यास क्या है? यास है मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। क्वेश्चन नंबर सी। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत का क्या परिणाम हुआ? कहता है अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ, और सत्य कथन का चयन करना है। तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। इसका दोनों होगा सत्य कथन अमेरिकी गृह युद्ध से। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 में क्या है? तो गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूरों को कहाँ भेजा जाता था? कैरिबियाई देशों में भेजा जाता था। कैरिबियाई देशों में भेजा जाता था। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर रहा है, तो बताएं इसमें कौन सा कथन सत्य है? जिसमें केवल और केवल 1 और 2 होगा। 18वीं सदी में ये बात सही है कि ब्रिटेन में आबादी बढ़ रहा है तो भोजन की मांग बढ़ेगी तेज़ी से। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। औद्योगिकरण के युग के संबंध में कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन से सत्य कथन है?
इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से न एक होगा और न ही दो होगा, इसीलिए दोनों के दोनों गलत है। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था? औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था? उत्पादों का संगठन था गिल्ड, या श्रमिकों का संगठन था, कारीगरों का संगठन था? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो बता, इसमें उत्पादकों का संगठन था। गिल्ड क्या था? उत्पादकों का संगठन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, सूती उद्योगों और तेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। 1840 के दशक की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। और इसमें से सत्य कथन कौन है? तो केवल और केवल दो कथन सत्य है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के मध्य यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब था 10%। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्याओं विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल करना था। याद रखना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। स्पिनिंग जेनी किस उद्योग से जुड़ा हुआ है, संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा ऊन उद्योग से संबंधित है। और इसमें से कथन कौन सा सही होगा? 1 और 3, केवल 1 और 3 दोनों सही है। यानी कि 19वीं सदी में यूरोप में लगभग 10% आबादी, शहरी आबादी गरीबी रेखा के अंदर में था और बेरोजगारी का मुख्य कारण था ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का आना। बहुत अच्छा, 77 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। क्या कर रहा है? उपनिवेशक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत का निर्यात पश्चिमोत्तर देशों में होता था। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छी क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें दोनों का दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों का दोनों सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर, पुणे या बम्बई में? हम सब जानते हैं लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। किसके समय में? जवाहरलाल नेहरू के समय में। जवाहरलाल नेहरू के समय में। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। कब हुआ था?
1944 में हुआ था। क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वैश्विक अच्छे लिंग समानता, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो देखते हैं। इसे भारत ने लॉन्च किया। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों में निवेश करने पर जोर दिया। यह विश्व आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदारी है। अब इसको देखें। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन किससे संबंधित है भैया? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी संबंधित है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन क्या है? तो इसको याद रखिएगा। भारत ने लॉन्च किया। इसने किससे संबंधित है? विश्व आर्थिक मंच का एक भागीदार है। और गठबंधन सर्वप्रथम प्रथाओं क्या होता है? वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, ज्ञान साझा करना, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों में निवेश करने पर जोर देती है। 82 नंबर में क्या है? मत्स्य पालन समिति COFI मत्स्य पालन समिति के निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? मत्स्य पालन समिति विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन, समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद। मत्स्य पालन, खाद्य और कृषि, मछली पालन एक कृषि में अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो बेसिक कृषि से होगा। बोइंग सुकन्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही है। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है। कौन से इसमें से सही है? केवल और केवल एक सही है। क्या है? तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस में कौशल विकास, रोजगार क्षमता को बढ़ाने से है। चलिए हम आप लोग 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में क्या है? मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उपरोक्त में कौन से सही है? स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर यानी कि गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंचा हुआ था। नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के लिए उपस्थित होता है। तो नागर शैली के बारे में बताया गया है। तो ज़रा इसके बारे में देखें क्या सही होगा इसमें से। इसमें से केवल 1 और 4 सही है। केवल 1 और 4 सही है। क्या है? तो स्तरों मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के बारे में बात किया, बहुत अच्छा बात है। नागर शैली के बारे में बात किया तो क्या क्या है?
स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली के अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है और नागर शैली गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित होता है। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में कौन से कथन सही है। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुए के रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मूसी नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है। यह डुंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन से कथन सही है। केवल 1 और 4 सही है। केवल 1 और 4 सही है। चंदकारा क्या है, तो डुंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। चंदका दमपारा ये आदिवासी समुदाय है, उसी से जुड़ा हुआ है। यह पूर्वी घाट के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। 86 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल गुरुवैयूर मंदिर में देखी गई है। द्रविड़, वेसरा, नागर, चोल। ये द्रविड़ से जुड़ा हुआ है। क्या था, निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य मुख्य रूप से केवल गुरुवैयूर मंदिर में है, तो द्रविड़। मुख्य प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। क्या है भैया, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS, फिर कार्टोग्राफिक सूचना, रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS। क्या होगा, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनिए। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी होगा। इसका GIS होगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। 88 में क्या है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। यह आसपास के जहाज़ों को मौसमी संबंधी अपडेट करता है। यह नियमित नेविगेशन के लिए स्थान अपडेट करता है। यह जहाज़ के प्रदर्शन मापदंड पर नज़र रखता है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.2 क्या है, तो यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। हम लोग 80 अब पढ़ेंगे 89 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बेरे डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों पर चल रही परिवर्तन है। दूसरा, विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर केवल इसका एक होगा, केवल एक होगा। क्या करा, निम्नलिखित कथनों पर कहता है चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्या है, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को चल रही परिवर्तन को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि पाई गई। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में के कई क्षेत्रों में पिछले 12 से 22 तक के
यानी कि लगभग 1 दशक में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% अधिक वृद्धि पाई गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट कथन हो गया। कथन 2 में देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और अवदाब अधिक बार बनते देखा गया है। उपरोक्त संबंधों में कौन से कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसका आंसर ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 1 का सही व्याख्या भी करता है। ये सही है, 10% की वृद्धि देखी गई और उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणाली और अवदाब अधिक बनते देखा गया है। यही कारण है। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत और फ्रांस में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनना भी है। तो क्या कहता है, मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। मालाबार की बात कर रहा है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। दोनों देशों में अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया जाएगा। दोनों कथन में कौन से सही होगा? इसका केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 है। भारत और फ्रांस के संदर्भ में मालाबार सही नहीं है। ये मालाबार गलत है क्योंकि मालाबार कहाँ है? तो हमारा जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश है। मालाबार किससे है? भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, नहीं कि फ्रांस से। इसीलिए हमारा मालाबार गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन किससे संबंधित? वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन से मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण का योगदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, यह अलग हो गया। इसका होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए सांकेतिक प्रजाति माना गया है? वे ध्वनि प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, वे पानी की गुणवत्ता के लिए जैव संकेतों का प्रतीक है, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है, वे आवास क्षरण के लिए प्रतिलचील है। बताइए। उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल प्रतीक है। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर उपरोक्त में से किस नदी का वर्णन ऊपर दिया गया है? चलिए ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर दिया गया है? तो यह सिंधु नदी के बाएं किनारे सहायक नदी है, यानी कि सिंधु नदी ऐसे आ रही है तो इसके बाएं तरफ से, यानी कि जो भी है बाएं तरफ से आ रही है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है और डोडा और तसरापलिंगती चू यानी कि लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदी बनाती है, जास्कर, श्योक, सुरु, हुंजा। कौन होगा इसका? जांस्कर नदी होगा। क्लियर? सिंधु के सहायक भी है, लद्दाख में ही है। एनीवे, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी कि MPLAD
योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में कथन विचार कीजिए कौन से सही है। तो MPLAD योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MPLADS फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा पहुंच प्रदान करना है। इसमें से कौन से सही होगा 95 नंबर क्वेश्चन का। 95 नंबर में केवल और केवल 2 आंसर सही होगा। निम्नलिखित प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे कायम रखने से है। CCI में विभिन्न उद्योग निकाय का प्रतिनिधि शामिल है। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार से है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 96 में केवल 1 और 3 आंसर सही होगा। केवल 1 और 3 आंसर होगा। केवल 1 और 3 आंसर सही होगा। CCI के बारे में, तो CCI का क्या है, प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उसको मेंटेन करके रखना। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर सबूत को इकट्ठा करने का भी अधिकार होता है CCI का। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास में संबंधित मुद्दों से संबंधित पर केंद्रित करता है। तो IMF है, यूनेस्को है, WHO है, UNDP है। तो बताए 97 नंबर क्वेश्चन का, 90 क्वेश्चन नंबर 7 का UNDP का आंसर होगा इसका। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास के संबंध में मुद्दों से संबंधित पर केंद्रित है UNDP। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 97 हम लोग बना लिए। अब आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। तो किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका होगा आंध्र प्रदेश। करेंट का क्वेश्चन है, याद करने की चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। 125 फीट ये भी याद रखना है। और आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया। 8 कहाँ पे किया है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सोलापुर में किया है। 8 अमृत परियोजना का उद्घाटन सोलापुर में किया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर संचालित किया गया। लास्ट 100 क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर किया गया है, तो सरयू नदी पर किया गया है। तो दोस्तों हम लोग 3 नंबर टेस्ट को फुल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, मिलते हैं 4th चैप्टर में, 4th टेस्ट में नेक्स्ट डे। ओके।